बीजेपी के चिंतन शिविर में महामंथन। – 2023 में सत्ता प्राप्ति की रणनीति पर चिंतन। धरियावद और वल्लभनगर के उपचुनावों पर नजर। बूथ से लेकर शक्ति केंद्रों को मजबूत बनाने पर जोर। गुटबाजी के आरोपों से बाहर निकलकर जीत के रोड मैप पर चर्चा। चिंतन शिविर में प्रदेश बीजेपी संगठन से जुड़े कामकाज की समीक्षा। चुनाव, चिंता और चिंतन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। भाजपा की समृद्धि की जुगत में मंथन कर रही है। ये कोई दबी छुपी बात नहीं है, लेकिन 2023 का युद्ध अभी दूर है और आरोप लगते रहते हैं कि उस युद्ध से बड़ी चुनौती भाजपा का गृह युद्ध है। पार्टी से हमेशा से खारिज करती रही है, राजनीतिक दल यही करते हैं। कांग्रेस भी गुटबाजी को हमेशा से नकारती रही है। बहरहाल उपचुनाव वाले इलाके में जाकर मंथन करने का मतलब समझा ही जा सकता है कि भाजपा धरियावद और वल्लभनगर के उपचुनाव को कितना गंभीरता से ले रही है। गत दिनों हुए 3 सीटों के उपचुनाव में भाजपा को अपनी एक सीट बचाकर ही संतोष करना पड़ा था। इस बार बाजी जीतने की पुरजोर कोशिश है और 2023 पर नजर है। तो आज इन सवालों पर प्राइम डिबेट में बहस होगी कि चिंतन शिविर भाजपा को कितनी मजबूती देगा। इस चिंतन से बेहतर समन्वय का रास्ता निकलने की कितनी संभावना है और क्या गुटबाजी से समय रहते पार्टी उबर पाएगी। डॉक्टर वरुण पुरोहित हैं हमारे साथ स्टूडियो में। आप कांग्रेस विचारक हैं। डॉक्टर मुकेश पारिक साहब हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और एसपी मित्तल साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत मैं आप सभी का करता हूं। मुकेश पारिक साहब, चिंतन के लिए पार्टी के सामने सबसे बड़ा विषय क्या है? मुकेश पारिक साहब। देखिए, चिंतन बैठक जो है हमारा एक ये नियमित प्रक्रिया है। हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और हमारे प्रदेश के प्रभारी, हमारे जो यहाँ के प्रदेश के पदाधिकारी हैं, चुनिंदा वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनके साथ ये बैठक करके भारतीय जनता पार्टी क्योंकि कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं का सीधा जुड़ाव हमेशा जनता से हमारा बना रहता है। केंद्र सरकार जो जनहित की जो योजनाएं ला रही है, जो केंद्र की जितनी नीतियां हैं, जनहित में से जुड़े हुए जो भी योजनाएं हैं, उनको घर घर तक पहुंचे। इस पहुंचने के लिए किस प्रकार से पार्टी के कार्यकर्ताओं को काम करना चाहिए, साथ ही साथ जो कांग्रेस सरकार की नाकामियां हैं, जिस प्रकार से राजस्थान प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने अपना जो प्रदर्शन किया है, चाहे वो किसानों के वादों की बात हो, चाहे युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, चाहे और जो भी ये मोर्चे रहे हैं, सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए अपने आंतरिक कलह में जूझती हुई ये पार्टी नजर आ रही है। लॉ एंड ऑर्डर जिस प्रकार से राजस्थान में बिगड़ रहा है, कोई दिन ऐसा नहीं होता है जिस दिन कोई ऐसी बड़ी घटना नहीं हो जो हमारे राजस्थान को शर्मसार नहीं करती हो। और आज अभी आपने देखा बलात्कार में हमारा राजस्थान पूरे देश में अव्वल हो गया है। तो इस प्रकार की जो सारी घटनाएं हैं, चिंतन पार्टी इसी को लेकर करती है कि केंद्र सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाया जाए और जो राजस्थान में हम जो विपक्ष में हैं, राजस्थान सरकार की नाकामियां और किस प्रकार से हम राजस्थान में भी जनता की आवाज बनकर जनता को कैसे हम रिलीफ दिला सकते हैं सरकार से, उसके लिए सारे कार्यक्रम और पार्टी के हमारे लगातार कार्यक्रम रहते हैं। चाहे वो जनता से, अभी आपने देखा होगा कि सेवा के प्रकल्प हमने कई चला रखे हैं और ईश्वर ना करे अगर तीसरी लहर आती है तो हमने निचले स्तर पर हमारे कार्यकर्ताओं को तय किया है कि अगर ऐसी कोई भी विपदा आपदा अगर आती है देश में तो हमारा पार्टी का कार्यकर्ता जनता की सेवा के लिए खड़ा रहे। और भी संगठन के बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं जो हमारे लगातार चलते हैं। इन सब चीजों का चिंतन इस चिंतन शिविर में किया जाता है। बहुत अच्छी बात है। सारी बातों का समावेश
करके और ये किया। आप ये कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चिंतन कर रहे हैं आप कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस सरकार की नीतियों पे और सरकार के फेल्योर पर। चिंता भी कर रहे हैं किसी बात की? आपकी पार्टी के अंदर जो चिंता की बातें हैं उन पर भी विचार हो रहा है क्या मुकेश जी, या कोई चिंता की बात नहीं है? हमारे पार्टी के अंदर कोई चिंता की बात नहीं है। पार्टी एक मुखी है और पार्टी का कार्यकर्ता, जो हमारी पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, हमारा कार्यकर्ताओं के दम पर हम चुनाव लड़ते हैं, जनता की सेवा के आधार पर हम वोट मांगने जाते हैं। हमारे देश में जो आज विश्व के सब में लोकप्रिय नेता जिनका नेतृत्व हमको मिला हुआ है नरेंद्र जी मोदी का, ऐसे इस देश में प्रधानमंत्री है, इन सब चीजों का एक समावेश इस भारतीय जनता पार्टी में दुनिया के सब में ज्यादा सदस्यों वाली सब में बड़ी पार्टी है। तो इसलिए हमारे अंदर कोई ऐसा है, ये कोई ऐसा आप कोई सबूत नहीं दे सकते। ठीक है, ये जो आप चाहे और किसी भी माध्यम से, चाहे कांग्रेस ये करती हो चाहे और कोई कहता हो, लेकिन ये सब मिथ्या है, गलत है। पार्टी एक मुखी है और पार्टी एक मुखी होकर सारे चुनाव लड़ती है। पता नहीं मुकेश जी, ये कौन सा पैरामीटर होता है जिसपे आप लोग ये कसौटी पे कसते हैं? वरुण पुरोहित की पार्टी ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी में फूट है, बिखराव है। आप ये कहते हैं कि हमारे यहाँ नहीं है, कांग्रेस में है फूट और बिखराव। तो देखिए, एक फर्क है जेपी जी, आपको ये जरूर बार बार ये विषय आता है, आपको ये अंतर अवश्य करना होगा। हम प्रमाण देते हैं, हम तथ्य देते हैं इनकी फूट का। इनके पास कोई प्रमाण और कोई तथ्य नहीं है हमारी फूट का। इनके प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम अपनी पार्टी के असंतुष्ट एमएलए को लेके होटल में चले जाते हैं, इससे बड़ा कोई प्रमाण इस पार्टी का नहीं हो सकता। इनका आप पंजाब देख लीजिए, मैं तो खाली और देश के और हिस्सों की बात नहीं करता। आपकी आवाज़ आनी बंद होगी मुकेश जी, आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? मुकेश पारिक साहब को फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। एसपी मित्तल साहब, इससे पहले वरुण पुरोहित के पास जाऊँ, मुकेश जी जुड़ जाएंगे तो जाऊँगा इनके पास, लेकिन थोड़ा एक बार ये समझने की कोशिश की जानी चाहिए कि क्या राजस्थान में कांग्रेस में जो 2013 से 18 के बीच स्थिति थी वो अब भाजपा में 18 से 23 के बीच में है, पहली बात। दूसरी बात, जब भी फूट की, बिखराव की, गुटबाजी की बात आती है तो स्वाभाविक रूप से मना करेगी, कोई भी पार्टी खारिज करेगी, इन आरोपों को स्वीकार थोड़ी करेगा। लेकिन ये बिखराव, ये गुटबाजी कितनी, जो पार्टी 2023 में वापस सत्ता में आने की आकांक्षा रख रही है, उम्मीद रख रही है, मनसूबा पाल रही है, उस पार्टी के लिए सबसे गंभीर विषय सोचने का क्या ये नहीं होना चाहिए? मित्तल साहब। जेपी जी, मैं सबसे पहले आज की बात बताना चाहता हूं कि जो कुंभलगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का चिंतन शिविर हो रहा है, इसमें कोर कमेटी के मेंबरों को भी आमंत्रित किया गया था और भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश कार्यकारिणी है उसके जो प्रमुख पदाधिकारी उनको भी आमंत्रित किया गया था। लेकिन जो मेरी जानकारी में आया उसमें 3 महत्वपूर्ण लोग आज इस बैठक में शामिल नहीं हुए। उनमें सबसे पहला नाम है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का, दूसरा नाम है भूपेंद्र यादव का जो केंद्रीय मंत्री है, और तीसरा नाम है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत का। अब बताया ये गया है कि तीनों के अपने अपने कारण हैं कि गजेंद्र सिंह जी शेखावत के पिताजी बीमार है इसलिए नहीं आए, और जो भूपेंद्र यादव है वो चूंकि मणिपुर के प्रभारी है तो वहां चुनाव प्रचार में गए, और वसुंधरा राजे जी के लिए कहा गया है कि जो उनकी पुत्र वधू है सारिका जी, उनकी शायद तबियत ठीक नहीं है इसलिए वो इस वजह से नहीं आ पाई है। लेकिन मेरा इस समय ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात का भी चिंतन करना चाहिए कि जो पिछले दिनों जो कुछ भी उनके पार्टी में असंतोष हुआ उसको कैसे मीट आउट किया जाए। मुकेश पारिक साहब ने बहुत अच्छी तरह बचाव किया और वो पार्टी के प्रवक्ता है, उनको इस तरह बचाव करना भी चाहिए। लेकिन मैं सिलसिलेवार गिनाना चाहता हूं कि पहले जब वसुंधरा राजे जी का जन्मदिन मनाया गया तो हमने देखा किस तरीके से बीड़ी इकट्ठी की गई, किस तरह से जनप्रतिनिधियों को वहां भारतीय जनता पार्टी के उनको आमंत्रित किया। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के 20 विधायकों ने प्रदेश अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी और उनको कहा कि हमको विधानसभा में बोलने नहीं दिया जाता है। और हाल ही में जब भारतीय जनता पार्टी के लोग पंचायत राज चुनाव के जो भी हाल ही में उसका जश्न मना रहे थे, भरतपुर का जश्न मना रहे थे, जयपुर का जश्न मना रहे थे जहां उनको बहुमत नहीं मिला लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जिला प्रमुख बना, उस जश्न पे अगले दिन ही जो कैलाश मेघवाल साहब है उन्होंने पानी फेर दिया और ये कहा कि मैं प्रतिपक्ष के जो नेता है उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाना चाहता हूँ। तो मेरा ये मानना है कि ऐसे जो चिंतन शिविर हो रहे हैं उसमें इन चीजों पर भी विचार किया जाना चाहिए कि इन सब चीजों को कैसे रोका जाए, नहीं तो फिर कांग्रेस को बोलने का मौका मिलता है। ठीक बात। मित्तल साहब, मुकेश पारिक साहब, आपने सुना मित्तल साहब को? मुकेश पारिक जी, देखिए सवाल सिर्फ ये नहीं है कि एक मीटिंग में फला नेता नहीं पहुंचे।
या सवाल ये भी नहीं है कि ये 2 धड़े बने हुए हैं या 3 धड़े बने हुए हैं। आप कहते हैं कि आपकी पार्टी एकजुट है और एकदम मुट्ठी की तरह आपकी पार्टी के सारे नेता एकजुट हैं, लेकिन रह रहकर क्या इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं जो मित्तल साहब ने अभी सिलसिलेवार बताई, और वो घटनाएं क्या इन सवालों को मजबूत नहीं करती, इन आरोपों को मजबूत नहीं करती कि आपकी पार्टी में भी बिखराव है, जिसकी चिंता आपको इसलिए तो करनी ही चाहिए कि आपको 2023 में वापस आने का आप उम्मीद रखते हैं? देखिए, मित्तल साहब ने अभी बताया कि इसमें कोर कमेटी के सदस्यों को भी बुलाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। गजेंद्र सिंह जी शेखावत और माननीय भूपेंद्र जी यादव, आपको जानकारी है कि एक एक प्रदेश जिनमें चुनाव होने वाले हैं उनके प्रभारी हैं और उनका इस समय वहां का दौरा है। पारिक साहब, मैंने पहले ही कहा ना कि किसी एक मीटिंग की बात नहीं हो रही है, और व्यक्तिगत कारण इस वक्त सबको पता है। वसुंधरा राजे की पुत्रवधू गंभीर बीमार हैं और वो उस वजह से नहीं निकल पा रही है। मैं आपसे एक सामान्य प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूं जो इसलिए बनता है कि ऐसी एक घटना नहीं है, ऐसी घटनाओं का सिलसिला है। उसमें कैलाश मेघवाल का भी नाम आता है, उसमें दूसरे नाम भी आते हैं। कैलाश जी मेघवाल ने, देखिए, एक पार्टी के अंदर एक आंतरिक लोकतंत्र है, और ये आपने एक बात रखी कि सर 2 विधायकों ने शिकायत की कि हमको विधानसभा में नहीं बोलने दिया जाता। ये तो अच्छी बात है कि कांग्रेस के खिलाफ बोलने के लिए हमारे विधायक आतुर, और उन्होंने अगर इस बात को शिकायत के लहजे में किया, इसमें क्या अच्छी बात है? बोलना ही चाहिए उनको, वो बोलने के लिए विधानसभा में जा रहे हैं भाई। नहीं, देखिए, संगठन के प्रति किसी की कोई नाराजगी नहीं, वो तो बोलना चाहते हैं कि कांग्रेस के खिलाफ हम विधानसभा में बोलें और हमारे को भी अवसर मिले, ठीक है। हाँ। उस बात को जांचा गया, परखा गया, काम है उनका। अगर वो अपना काम करना चाहते हैं तो अच्छी बात है, संतोष की बात है। और ये इसका ये पक्ष नहीं देखेंगे कि उन्होंने आरोप लगाया कि हमको नहीं बोलने दिया जा रहा। आरोप पार्टी के अंदर कोई अगर किसी को शिकायत करता है कि हमको भी बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए, तो आप उसको आंतरिक कलह नहीं कहा जा सकता, उसको ये नहीं कहा जा सकता कि पार्टी में अनुशासन नहीं है। उन्होंने कोई इस प्रकार का कोई कृत्य नहीं किया, इस प्रकार का कोई। मुझे एक बात बताइए, चलिए मैं वरुण पुरोहित के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक सवाल का जवाब दीजिए कि ये पत्र लिखना अगर लोकतंत्र है, आंतरिक लोकतंत्र है, तो क्या किसी रिसोर्ट में जाकर के कुछ लोगों का इकट्ठा होना उसी लोकतंत्र का विस्तार नहीं है? नहीं, गलत। वो आप अगर किसी दायित्व पर, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती और सरकार का कोई मंत्री जाके रुष्ट होके और चले जाता, तो उसका सीधा प्रश्न खड़ा होता है, ये जनता से जुड़ा हुआ सवाल भी होता है कि जिस पार्टी की सत्ता हो, जिस पार्टी की सरकार हो, और उसकी की पूरी सरकार बंद हो जाए लंबे समय के लिए होटलों में जाके अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी सरकार बचाने के लिए, तो ये तो दुर्भाग्यपूर्ण। आप इसका और उसका कहीं भी कंपैरिजन नहीं कर सकते। ये तो बिल्कुल ही अलग आप बात कर रहे हैं कि आज कांग्रेस का उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष अगर चले जाता है तो उसको इससे कहां तुलना इसकी हो सकती है? आपसे कोई विधायक ये कह रहा है कि मुझे भी विधानसभा में बोलने का अवसर दिया जाए, मैं भी विधानसभा में बोलना चाहता हूं, मुझे। चलिए इस पर जवाब देता हूं। वरुण पुरोहित जी, विपक्ष में अगर बिखराव है तो विपक्ष को तो हासिल करना है, इसलिए उनके लिए चिंता की बात हो सकती है। आपको तो बनाए रखना है, कायम रखना है, तो आपके लिए चिंता की बात क्यों नहीं है? तो कांग्रेस के लिए चिंता की बात क्यों नहीं है? और कांग्रेस उसको केवल नकारने भर से काम कैसे चला रही है? नहीं, कांग्रेस नकार नहीं रही है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस कभी भी अपनी गलतियों को छुपाती नहीं है, एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। आप देखिए, पंचमढ़ी सेशन हुआ था मध्य प्रदेश में, आपको तो ध्यान होगा कितने साल पहले। अगर उसकी सिफारिशें, रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट हो जाती तो कांग्रेस का आज ये हाल नहीं होता। मैं इनकी जैसे नहीं करता, नहीं, अब ये चिंता है, इनका चिंतन शिविर नहीं, आपने सही टॉपिक दिया, चिंता शिविर है। इनको चिंता इस बात की हो रही है कांग्रेस में लड़ाई है, ये डेमोक्रेसी को समझते नहीं है। क्योंकि आप देखिए, कांग्रेस के पूरा देश कांग्रेस में है आज। कांग्रेस की पेरेंट बॉडी अगर कमजोर है, लेकिन आप जितनी भी क्षेत्रीय दल देखोगे वो सब कांग्रेस के नाम से, बीजेपी कांग्रेस युक्त हो गई, छोटी छोटी पार्टियां कांग्रेस युक्त हो गई। अगर इनके पास ही खुद के नेता हैं, खुद के कार्यकर्ता इन्होंने नेता बनाए, तो कांग्रेस के नेताओं को ले जाने की क्या जरूरत है भाई? इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी। नहीं, ये बात मुझे थोड़ा समझाइए आपकी, कैसे कांग्रेस बीजेपी ने कांग्रेस के नेता नहीं तोड़ के, आपके कुल 52 तो सांसद हैं, उनमें 6 सांसद भाजपा से सीधे जीत कर गए हैं, बाकी 40 सांसद दूसरी पार्टियों से लड़कर आए हैं। बॉडी कमजोर, और चिंतन शिविर की आवश्यकता तो कांग्रेस को कहीं ज्यादा महसूस करनी चाहिए। तो कहा पंचमढ़ी सेशन की इंप्लीमेंट हो जाती तो आज कांग्रेस की स्थिति नहीं होती। फिर भी कांग्रेस की सेंट्रल स्थिति जो है, और आज 23 साल हो गए पंचमढ़ी को।
हमको दुरुस्त करनी है। आज बीजेपी देखिए मोदी सेंट्रिक हो चुकी है, राजस्थान में नेता विहीन हो चुकी है। वसुंधरा जी को माइनस करने के बाद इनके पास कुछ है नहीं, इस बात की चिंता शिविर है, चिंता इस बात का इनके पास नेता नहीं उभार पा रहे। 3-3, 4-4 केंद्रीय नेता हैं, उनको वसुंधरा जी का रिप्लेसमेंट करना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे, उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही बीजेपी के कार्यकर्ता और जनता। कांग्रेस की मैंने आपको कहा, मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस को हमको दुरुस्त करने की जरूरत है, ये एक्सेप्ट नहीं करते इस बात को। तृणमूल कांग्रेस हो, YSR रेड्डी कांग्रेस हो, NR रेड्डी कांग्रेस हो, शरद पवार की, सब कांग्रेस से निकले हुए। बीजेपी आदि कांग्रेस होती जा रही है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, जहां भी इन्होंने सरकारें बनाई है, कांग्रेस के आदमी लेके बनाए। अभी हाल ही में यूपी में भी कांग्रेस के आदमी तोड़ रहे हैं। ये चिंता नहीं करेंगे क्या कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसमें से एक टुकड़ा निकल जाता है और बाहर जाकर सफल हो जाता है? मैंने आपको फिर कहा, अगर हम पंचमढ़ी सेशन की सिफारिशें लागू कर देते हमारी स्थिति नहीं होती। लेकिन आप फिर देखिएगा, आज भी कांग्रेस में पूरा देश है, और आप फिर देखोगे आने वाले समय में फिर पेरेंट बॉडी मजबूत होगी केंद्र में और कांग्रेस वापस सत्ता में आएगी। हम सत्ता के पीछे अगर भाग रहे होते तो ऐसी हरकतें नहीं करते जैसे जब लोकतंत्र को बेचने। हाँ, एक बात जरूर है जो आप अभी कह रहे थे, पूरी सारे विपक्ष को इस समय मंथन करने की जरूरत है। ये जो बीजेपी की मोदी की सरकार है, रेलवे जैसे संस्थान, LIC जैसे संस्थानों को बेच रही है, और पूरे देश के अंदर इसका आंदोलन नहीं हो पा रहा है खड़ा। यह आंदोलन होना चाहिए था, भारत बंद हो जाना चाहिए था। आज देखिए, किसानों का 1 साल तक आंदोलन चल रहा है, लेकिन पूरे देश को बंद नहीं करा पा रहा विपक्ष। ये विपक्ष की विफलता है। विपक्ष को मंथन करने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है कि 138 करोड़ के देश में मोदी जी की सरकार पूरे देश को बेचने में लगी है, और आज हमारे देश के अंदर आग नहीं लग रही। ये बहुत बड़ी समस्या है, इसके लिए पूरे देश को चिंता करने की जरूरत है। कांग्रेस कभी भी अपनी कोई भी कमियों को छुपाती नहीं है, हम एक्सेप्ट करते हैं, ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते। हमारी पुलिसिया पार्टी नहीं है, डेमोक्रेटिक फोरम है, हमारे G23 भी बन गया तो भी आज पार्टी के अंदर है। इनके अंदर आज G23 बन सकता है क्या? आप बताइए, इनकी पार्टी में मोदी जी के खिलाफ ये बोल के पार्टी में कोई रह सकता है क्या? आज अगर एक जना भी मोदी जी के खिलाफ बोल दे, 24 घंटे के अंदर उसके ED के छापे पड़ जाए, इनकम टैक्स के छापे पड़ जाए, पार्टी से बाहर कर दिया जाए। सुनिए मुकेश पारिक जी, जो वरुण पुरोहित ने कहा कि देश भर में कोई बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं कर पा रहा है विपक्ष, आप बार बार कहते हैं कि सरकार ये तो जुगाड़ की सरकार है, बड़ी मुश्किल से सरकार चल रही है। ऐसी कथित आपकी जो जुगाड़ की सरकार है, उसके खिलाफ भी 2.5 साल में आप कौन सा बड़ा आंदोलन खड़ा कर पाए? बहुत संक्षेप में बोलिएगा, समय बहुत कम बचा है। बिल्कुल, ये कोविड के जो 2 साल के लगभग 2 साल रहे, उसमें कई सीमाएं थी, लेकिन उसके बावजूद हमने हर स्तर पर आंदोलन किए हैं। लेकिन दुर्भाग्य से सरकार गूंगी बहरी है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। मैं वरुण जी की एक बात संक्षेप में जवाब देना चाहूंगा। वरुण जी ने कहा कि विपक्ष आंदोलन नहीं कर पा रहा, खैर ये तो इसका जवाब तो इनको ही देना चाहिए था। लेकिन विपक्ष दुर्भाग्य से सिर्फ और सिर्फ मोदी विरोधी हो गया, मुद्दा विहीन हो गया। मुद्दा कोई है नहीं मोदी जी के खिलाफ। खूब है, रोटी रोजगार का झगड़ा हो गया, महंगाई का झगड़ा हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, सड़कों पे आगे लगे युवा। आपके प्रधानमंत्री पहली बार देश में ऐसा हुआ है, मोदी जी के जन्मदिन को बेरोजगार दिवस मनाता है पूरा देश। विपक्ष नहीं मना रहा, जनता मना रही है बेरोजगार दिवस, इसलिए आपकी चिंता हो रही है। आप क्यों नहीं बोलते भाई महंगाई के खिलाफ? आप क्यों रेलवे को बेच रहे हो, क्यों LIC को बेच रहे हो? ऐसी क्या चिंता है आपको? कैसी जल्दबाजी आप सरकारी संस्थान बेचना चाह रहे हो? पुरोहित जी सुनिए, हाँ अपनी बात पूरी करिए मुकेश पारिक, समय बहुत कम बचा है, बोलिए। मत करिए, जनता आपके झांसे में नहीं आने वाली। पता नहीं जहां से इंडिया फॉर सेल के झांसे में आएगी जनता। चलिए, ये आपके राजनीतिक आरोप हो सकते हैं, लेकिन मुकेश जी एक बात की चिंता आपको जरूर करना चाहिए। जो आप कह रहे हैं कि केंद्र की नीतियों को हम घर घर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, उस पर मंथन कर रहे हैं। घर घर में जो 4 व्हीलर 2 व्हीलर खड़े हैं, उनमें जो पेट्रोल पहुंच रहा है ना, वो काफ़ी हद तक केंद्र की नीतियों का जो अक्स है वो घर घर तक पहुंचा रहा है, उसकी भी ज़रा चिंता कीजिएगा। मित्तल साहब, प्रदेश इकाई का जो मंथन शिविर है, इसमें सबसे ज़्यादा कोर में कौन सी चीज़ें जो चल रहा है वो चल रहा है उनका, लेकिन एक इंडिपेंडेंट आदमी के तौर पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं पत्रकार के तौर पर पूछ रहा हूँ कि कौन सी चीज़ें फोकस में रहनी चाहिए ताकि पार्टी का आगे का जो 2.5 साल का टेन्योर है उसमें बेहतर तरीके से 2023 की तैयारी कर पाएँ? मित्तल साहब। जेपी जी, देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो चिंतन शिविर है, मुझे ऐसा लगता है कि जो राजनीतिक प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया है, उसके तहत ये इनका कार्य है। लेकिन इस चिंतन शिविर की एक महत्वपूर्ण बात वो ये है कि जो BL संतोष है वो इसमें उपस्थित है। BL संतोष की जो भूमिका है वो भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय संगठन महासचिव की है। ये जो संगठन महासचिव होता है जेपी जी, ये एक तरह से RSS का प्रतिनिधि होता है। मतलब RSS और बीजेपी के बीच का जो सेतु होता है वो संगठन महासचिव बनाया जाता है, और ये एक प्रचारक की भूमिका में होता है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो RSS की जो नीति है या RSS की जो गाइडलाइन है वो भारतीय जनता पार्टी कैसे फॉलो करे, उसको लेके ये चिंतन शिविर है, और उसके मुताबिक ये सारे इसमें निर्णय हुए हैं। इसलिए
जो उनकी उपस्थिति है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण उपस्थिति है, इसीलिए कोर समिति के लोगों को बुलाया, भाजपा के प्रदेश लोगों को बुलाया। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के संगठन की दृष्टि से और आने वाले दिनों के जो 2.5 साल जो बचे हैं विधानसभा चुनाव के अंदर, उसमें क्या रणनीति हो उसको लेकर ये चिंतन शिविर आयोजित। चलिए, शुक्रिया आपका। किस तरह से परिवर्तन कामकाज में, रीति नीति में देखने को मिलते हैं आने वाले दिनों में, देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।